नमस्कार। कॉफ़ी हाउस विचार मंच के विशेष कार्यक्रम जो चर्चा चौकसे पर लगातार हर शनिवार को हम प्रसारित करते हैं, एक बार फिर आपके सामने है ठीक दोपहर को 2 बजे। शहर विकास की संभावना को लेकर जो हम हर शनिवार आपसे किसी विशेषज्ञ को बुला के बात करते हैं, उसी कड़ी में आज हमारे बीच में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जबलपुर उत्तर मध्य से पूर्व विधायक रहे, नगर कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे और वर्तमान में पीसीसी में महामंत्री के रूप में पदस्थ नरेश शर्मा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके राजनीतिक जीवन से अब तक जो उन्होंने राजनीतिक देखा है, जितने वर्षों में राजनीति की है और देखी है, विकास की गति देखी है, उसमें जबलपुर कहाँ है, कहाँ पिछड़ गया, विकास की गति में जबलपुर की जो विकास की गाड़ी है वो कहाँ धीमी हुई, कहाँ ब्रेकर लगे, कहाँ स्पीड मिली या नहीं मिली, या बहुत तेज नहीं चल पा रही है गति। बहुत सारे सवाल हैं। हमारे मंच के सदस्य हैं। इस बार फिर से लंबे अरसे बाद हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक लक्ष्मीकांत शर्मा भी जुड़ गए हैं और हम सब लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जबलपुर के विकास की जो रफ्तार है वो ठीक है या नहीं है, क्या है उनके मन में। सबसे पहले हम अपने विचार मंच पर आपका स्वागत करते हैं, कॉफ़ी हाउस विचार मंच पर। और बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग हमेशा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जबलपुर की जो विकास की गति है भी या नहीं है। हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी नज़र में क्या है, क्या होने चाहिए थे, क्या है एक विकास की संभावना, विकास के एक विकसित नगर की कल्पना? सबसे पहले तो आपकी चर्चा चौक से ये बहुत ही चर्चा का विषय बना है शहर में कि आप लोगों ने एक बहुत ही सामयिक आवश्यकता के अनुसार एक दर्पण का काम आप कर रहे हैं कि जो वास्तव में मेरा जबलपुर, आपका जबलपुर, हम सब का जबलपुर, उसकी गति या जो मंजिल मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिली, ऐसा क्या हुआ, ऐसा जो होना चाहिए था नहीं हुआ। आपने इस विषय को सामने, मैं जबलपुर की ओर से, मेरे अपने जबलपुर की ओर से, इस माटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बचपन से जब मैं एक स्पोर्ट्समैन होता था, रेसलर होता था, जबलपुर, अपने मेरे प्यारे जबलपुर के बारे में हमेशा एक निश्चित कल्पनाएं हुआ करती थी कि हमारा जबलपुर, जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि जबलपुर को राजधानी बनना चाहिए था। स्थितियां लगभग तय हुई, परिस्थितियां क्या पैदा हुई, उस वक्त मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जब स्थितियां ये पैदा हुई कि जबलपुर को राजधानी बनना चाहिए, नहीं तो उपराजधानी बनना चाहिए, फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। मेरा इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि उस वक्त पर मैं कोई टिप्पणी कर पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं कहूंगा तो बेईमानी होगी। मुझे लगता है कि उस वक्त के परिदृश्य में जो ईमानदार इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारे अपने जबलपुर के प्रति, हमारी अपनी माटी के प्रति जो हमारा अपना समर्पण अगर था, तो उस परिदृश्य को बदलने के प्रति हमारी जो उपक्रम था, हमारा जो प्रयास था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा मैं कि निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य बना कि जबलपुर उपराजधानी नहीं बन पाया। बाद की परिस्थितियों में विकास की सारी संभावनाएं चहुओर थी। लोग कहते थे, हम सुनते थे कि मध्य प्रदेश में
जबलपुर और इंदौर के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन वक्त गुजरता गया, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनते गए। इस माटी ने बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन हमारी ये मातृभूमि, हमारी ये माटी कराहती रह गई। और मुझे तो आज भी लगता है कि ये माटी आज भी कराह रही है। इतने बार इतने सारे लोगों को सब कुछ बना दिया इस माटी ने। मुझे भी विधायक बनाया, मैंने कोशिश किया जो मैं कर सकता था। मेरा 3 साल का कार्यकाल था, मैंने जो कुछ किया, मैं शान के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मैं संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी सिर ऊंचा करके बात कर सकता हूं कि मैंने मेरे अपने जबलपुर के अपने क्षेत्र के बारे में कुछ करने का प्रयास किया। और जो आम जनता के बीच में आप चर्चा करेंगे तो लोग बताएंगे। लेकिन जबलपुर से लगातार एक नहीं अनेक उपक्रम यहां से हटाकर और अन्यत्र कहीं रख दिए गए, ले जाए गए। जबलपुर के सम्मान को लगातार सने सने क्षति पहुंचाई गई। एक बहुत शक्तिशाली जबलपुर, जो संभावनाएं थी, हम मान के चलते थे कि हम बहुत शक्तिशाली जबलपुर में रहते हैं, वो बीमारू जबलपुर की तरह उस परिस्थिति में बढ़ता गया। और उसके जो शक्तिशाली अंग, उसके स्थान मान को, सम्मान को बढ़ाने वाले अंग जो थे, वो धीरे धीरे कटते गए। और पता नहीं क्यों, मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं 75 के बाद के दशक में छात्र नेता था, गुंदराम शेखचरिया कॉलेज को मैंने 2 बार रिप्रेजेंट किया, जबलपुर यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट था और अन्य राजनीतिक पदों पर रहा हूं। उस वक्त हम लोग बार बार इस बात के लिए आंदोलन किया करते थे कि जबलपुर के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जबलपुर में बड़े बड़े जो उपक्रम थे वो यहां से क्यों हटाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग छात्र नेता हुआ करते थे, राजनीतिक रूप से वो सामर्थ्य नहीं थी जिसका साथ हमें मिलता, शायद हम लक्ष्य तक पहुंचते। तो जो सामर्थ्यवान लोग जो थे, सामर्थ्यवान जो ऊंचाइयों पर जो लोग थे, वो पता नहीं क्यों एक ताकतवर आवाज के रूप में जैसा उन्हें उठना चाहिए था, कहना चाहिए था, करना चाहिए था। अरे हम जैसे नौजवान जो आज जबलपुर में हैं, अगर उन बड़े लोगों की हमको आवाज मिल गई होती तो हम मरने का काम करते इस मट्टी के लिए तो भी कम था। क्योंकि ये हमारा जबलपुर है। कहां जाना था, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, वो कहां चराग मैसर नहीं शहर को। आप इंदौर को देखिए, आज लोग कहते हैं बॉम्बे हो गया, और आप जाइए तो महसूस भी होता है। आज हमारे नौजवान यहां से जाकर और नहीं जाइए, राजधानी में कुछ दिन रह के आते, तो जब उनके साथ बैठे और उनसे कहो कि यार कैसा महसूस करते हो, यहां हाथ रखो और बताओ कैसा महसूस करते हो, तो कहते हैं यार भैया हम बहुत पीछे। क्योंकि यहां निश्चित रूप से नीतियां बनी, सर्व कल्याण की, जन कल्याण की, जबलपुर के कल्याण की, विकास की योजनाएं बनी, लेकिन उसके क्रियान्वयन में एक नहीं कई तरह से, जैसे कोई गिद्ध किसी को नोचता है, वैसी उन योजनाओं को नोचने का काम किया। उन पर जो निर्धारित और निश्चित दिशाएं जो थी, योजनाएं जो थी, उनके रास्तों को बदलने का काम किया। जिसकी जो जैसी मर्जी जो पावर में था, उसने उसको तोड़ मरोड़ के अपना जिगजैग जबलपुर बना दिया, जो सपाट जबलपुर होना चाहिए था कि लगे कि हम यहां से मार करते हैं तो ऊपर तक आवाज जाती है। ये जबलपुर संस्कारधानी पूरे हिंदुस्तान में यह संदेश देता था कि यहां जो होता है वो पूरे हिंदुस्तान में संदेश देता है। अब तो जबलपुर का संदेश जबलपुर के पड़ोस के जिले नहीं ले रहे। ऐसा क्या हुआ? वो क्यों नहीं हो सकता था जो हमारे साथ सम्मान था? कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेईमानी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा शक्ति, कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ
कहीं ना कहीं अगर मैं यूं कहूं कि राजनीति का ये आचरण कि चोर चोर मौसेरे भाई हमारे जबलपुर की ऊंचाइयों को खा गए। और आज भी ये परिस्थितियां हैं। हम जब देखते हैं तो अब तो इतना कठिन काम हो गया कि समझ में ही नहीं आता कि आपके इस मोबाइल का वायर कहां से, आप हमसे बात कर रहे हैं, पूरा जबलपुर देख रहा। पहले ये था कि ये पंखे की लाइन है, ये ट्यूबलाइट की लाइन है, स्पष्ट दिखता था, आचरण दिखता था, व्यक्तित्व दिखता था, व्यक्ति समझ में आता था। अब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम आपके साथ हैं कि हम इनके साथ हैं कि ये किसके साथ है कुछ समझ में आता है। तो अब यूं समझिए कि नर्मदे हर और हमारा जबलपुर माई नर्मदा की कृपा से हम जहां तक हैं, नहीं तो हमारे जबलपुर को जो प्यार हमारे जबलपुर के नौजवान साथी छात्र नेता, यहाँ के पूर्व के हमारे प्रेरणा जिनके नाम से जबलपुर जाना जाता रहा है, सेनानियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते, उनके अपने कर्मनिष्ठ होने के नाते, उनके समर्पण होने के नाते, उन्होंने जेल की शिक्षों के पीछे जो इस जबलपुर के लिए, सम्मान के लिए, पूरे देश के लिए जो समय काटा, उन सारी बातों के लिए जाना जाता था। ये क्या हुआ? हम क्यों बौने हो गए? हाइट तो हमारी जानी चाहिए थी 6.5 फुट, लेकिन ये क्या हो गया भाई? ये सोचने का विषय है, ये चिंतन करने का विषय है। मैं बल्कि ये कहता हूं कि मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता। मुझे जो समझ में आया मैंने अपनी तरह से जीवन को जीने का प्रयास किया, एक निश्चित फ्रेम के अंदर कोशिश की कि अगर मैं सम्मान कहीं नहीं बढ़ा पा रहा हूं तो कलंकित ना कर पाऊं, ऐसा कोई आचरण भी ना हो पाए मेरे माध्यम से मैंने प्रयास किया। मेरे साथियों को भी मैंने यही कोशिश की, पर मैं कहां तक सफल हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं हो पाया। बहुत पीड़ा है, बहुत तड़प है अंदर, उस तड़प को बाहर निकालने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं हर उस शख्स से आप पूछिए जिसको जबलपुर ने कुछ दिया है, इसकी यहाँ की माटी ने कुछ दिया है। हम लोग जब छात्र नेता होते थे तो कहते थे कि इस माटी की सौगंध खा के बोलो। तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने खाया, सफर तय किया, माटी की सौगंध खाई, नर्मदा की सौगंध खाई, संस्कार धानी का वास्ता दिया। लेकिन जिस चरित्र का बखान, जिस उद्घोष का बखान उन्होंने किया, उस रास्ते पर वो क्यों नहीं चल पाए? क्या ऐसी विधा थी, क्या ऐसी व्यथा थी, क्या ऐसी परेशानी थी? एक तो आज के जमाने में भैया ये जो लक्ष्मी नारायण की चमक है, ये राजनीतिक दलों के, मैं बहुत खुल के कहता हूं, मैं कांग्रेस का बहुत जिम्मेदार आदमी हूं। आज भी मैं पूरे मध्य प्रदेश की सदस्यता अभियान का चीफ हूं, पूरे मध्य प्रदेश में दौरा करता हूं, पूरा मध्य प्रदेश मेरे प्रभार में मुझे काम करने का मौका मिला। अभी छिंदवाड़े का प्रभारी हूं, लेकिन ये कहने में मुझे कोई भी चिंता नहीं, कोई भी डर नहीं, कोई भी संकोच नहीं कि जो आपने नारे दिए, जो आपने कस्में खाई, मुझसे पूछिए, मेरे साथियों से पूछिए, सबसे पूछिए, और जिन्होंने इस शहर से इतना पाया कि अब तो जिंदगी की शाम हो गई, उनसे भी पूछिए कि क्या बात थी, हमें कहां जाना चाहिए था। शिक्षा जगत में जबलपुर को शैक्षणिक जगत का हब बनाने का प्रयास था, बना था, लेकिन बस वही टुकड़े टुकड़े, वही छिन्न भिन्न। आज मेडिकल लाइन में स्वास्थ्य का हब, मेडिकल हब जबलपुर को बनाया जाना चाहिए। इतने हॉस्पिटल, इतने सुविधा युक्त हॉस्पिटल और इतना बड़ा नेटवर्क है। क्या बात है कि हम वो स्वरूप जो हमारा होना चाहिए, जो पहचान हमें जो खो गई, चलिए छोड़िए, लेकिन जो आज वर्तमान में सामने है, क्या हम उसको उस ऊंचाई तक ले जाने का काम कर रहे हैं जिससे हमारा शहर, हमारी संस्कारधानी गौरवान्वित हो। पर्यावरण का विषय, हमको जहां से गली कूचा ले जाना है तो पर्यावरण उसी दिशा में राइट है। चाहे जहां के झाड़ काट देते हैं वहां हम अपनी दिशा ले जाते हैं, नाले नालियों के ऊपर हम मकान दुकान बना लेते हैं। मास्टर योजना को बनाने वाले हमारे दिमाग, हमारे हाथ, हमारे सक्षम अधिकारी, उनके चेहरे की चमक बढ़ती है, लेकिन शहर की चमक क्यों नहीं बढ़ पाती, ये सोचने का विषय है। आज शहर स्मार्ट शहर है, इसी योजना के तहत पैसा भी तो दिया मनमोहन सिंह जी ने। दूसरे शहरों की चमक बढ़ती है, हम मलिन क्यों हो रहे हैं?
हमारी चमक क्यों नहीं बढ़ पा रही है? मेरा किसी अधिकारी से, सब मेरे अपने बेटे भाई हैं, मेरे अपने साथी हैं, द्वेष नहीं है, लेकिन क्या कारण है ये रहस्य समझने में बड़ी समझ में तो निश्चित रूप से मेरे जैसे आदमी को आता है, लेकिन और जो आवाज बन के गूंज सकते हैं समझ में उनको भी आता है, लेकिन आवाज क्यों नहीं गुंजायमान होती है कि उनके चेहरे की चमक बढ़ रही है और हमारे शहर की चमक मलिन हो रही, चेहरा मलिन हो रहा है। जब ये 2000 करोड़ यहाँ आया, 2200 करोड़, तो एक सक्षम अधिकारी हमारे मित्र हैं, उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा यार, उस समय में विधायक था, हमारे प्रधानमंत्री ने इतना पैसा दिया है कि इसमें ईमानदारी से काम होगा, तो हम बोले भैया चिंता मत करो, हम भी आप हैं, यहीं भी आप भी यहीं हैं, सब राइट कर लेंगे, हम लोग हैं ना तंत्र से, आप चिंता नहीं करो। जब हमने कहा यार इसका क्या मतलब, बोले भैया सब अभी इसके पहले आया, आपको दिखता है कहीं? आगे आया, आगे भी नहीं दिखेगा, आप चिंता मत करिए, सब निपटा लिया जाए। मुझे कहने में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी अधिकारी की नहीं, किसी नेता की नहीं, किसी अभिनेता की नहीं, कि ये जो बंदरवाट जबलपुर के साथ हुई, जबलपुर के सम्मान के साथ, मान के साथ, विकास के साथ, यहाँ के पर्यावरण के साथ, चहुओर विकास जो होना चाहिए था उसके साथ, इसका जवाब सबसे पूछना चाहिए आप लोगों को। आपका ये जो मंच है कि बड़ा एकदम इस समय भारी चर्चा है कि आप बड़ा जीवंत विषय उठाते हैं और जबलपुर की दुर्गति को सुधारने की दिशा में जहां हमें जाना चाहिए उस दिशा में 4 कदम बढ़ पाए, उस दिशा में आगे कुछ हो पाए, इस दिशा में आपने सोचने का प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूं कि आप सबसे पूछें, कुछ कह रहे थे आप? हम सबसे बुला के यही पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। आपने अपने पूरे 10 मिनट के भाषण सवाल उठाए हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। हम यही जानना चाहते हैं कि आपने राजनीति को बारीक से देखा है, अंदर से भी देखा है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये नहीं बढ़ पाया, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस जबलपुर को बहुत ऊंचे आदर्श के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे सेनानी यहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर कूदे, लेकिन बाद की बदलती हुई परिस्थितियों में हम सब चोर चोर मसूरे भाई हो गए। विकास की दिशा में जितना मिली भगत का धंधा हुआ, इसमें सारे राजनीतिक दल इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी सूरदास की अवस्था में नहीं था, जागृत थे, सबके नेत्र भगवान ने दिए। जबलपुर को लूटा जा रहा है, जबलपुर की अस्मिता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। हमारे जैसे बेवकूफ लोग जो लोगों को बदबू मारते हैं कि यार इसको किनारे करो, हम कहने से कभी चूके नहीं। हमसे जो बना हमने करने का प्रयास किया, नहीं तो हल्ला मचाने का तो काम किया ही किया है। मेरा कार्यकाल, विधायक कार्यकाल, मैंने उस कार्यकाल में जो किया, मेरी अपनी विधानसभा में जाइए, लोग आपको बताएंगे कि मैंने विकास काम करने का कितना उपक्रम किया, कितना प्रयास किया। मेरा कहना है जब मैं 3 साल में एक छोटा सा प्रयास कर सकता था, मैंने किया, सामने दर्शाया। तो हमारे और साथियों ने क्या किया, किस दिशा में किया। लोग 1, 2 बार, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, संतरियों को जेल में रख लिया करते हैं, उंगलियों पर व्यवस्था को नचाते हैं, उनकी इच्छा के बगैर FIR नहीं होती है, तो शहर के लाइन ऑर्डर की क्या बात करते हैं आप? ये जो खत गया तंत्र जिसको कहना चाहिए, ये चोर चोर मौसेरे भाई की बात कि हम कोई लूट का धंधा कर रहे हैं, उसमें आप भी हमारे पार्टनर हैं, आप भी हमारे पार्टनर हैं। जो समाज के जितने दर्पण हैं, जो जिम्मेदार लोकतंत्र के स्तंभ हैं, वो सब हिस्सेदार। अब बताइए क्या होगा? कुल मिला के आपका कहना है कि विपक्ष भी सत्ता से मिल जाता है, मिला हुआ है। कौन सा ऐसा व्यापार व्यवसाय शहर के अंदर आप मुझे बतलाइए, सब मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं किसी व्यवसाय में नहीं हूं, और ना मैं इस जीवन में, अब तो बोनस का जीवन है यार, 66 साल का हो गया, अब क्या बेईमान होगा, अब जब इतनी उम्र में नहीं हुआ तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये जो आपस की जो तालमेल जो है,
यार बड़ा हमारे प्यारे शहर को तो लूट डाला लोगों ने, एक अन्नी दो अन्नी चौन्नी का पार्टनर बना के लोगों को, और लोगों ने अपनी जमीन अपना ईमान इस माटी के लिए मरने की जो कसम खाते थे हमारे छात्र था, हमारे साथी, वो सब कोई कन्नी का पार्टनर है, कोई दोन्नी का पार्टनर है, कोई चौन्नी का पार्टनर है। ये बात सही है, कोई हवा खा के नहीं जी सकता, लेकिन कोई अपनी माँ को खा के, कोई अपनी भूमि के साथ, अपनी माटी के साथ बेईमानी करके तंदुरुस्ती बनाए, ये आपत्तिजनक विषय है। तंदुरुस्त होना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, खूब ऊंचाइयों पर जाइए, टाटा बिरला बन जाइए, लेकिन इस माटी के प्रति भी तुम्हारा कुछ ऋण है, हमारा कुछ ऋण है, ये तड़प होनी चाहिए। ये तड़प मेरे अंदर तो है, मैं कोशिश तो करता हूं, लगातार लगा हूं, और ये बात भी सही है कि हमारे और भी मित्र इस तड़प को लिए हुए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य बनता है कि वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भैया मिले, भैया मिले, भैया मिले, लोकतंत्र के सारे स्तंभ इलू इलू कर रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं कि भैया बेकार है यार, आएगा। लेकिन मैं ऐसा एक आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी कुछ है, हम सब कुछ भूल के हमारे जबलपुर के लिए, हमारे जबलपुर की उस ऊंचाई के लिए जिसके लिए जाना जाता था कि ये यहां होगा, आज भी देर नहीं है, हम सबको मिलना चाहिए। चाहे आपका समाज हो, चाहे हमारा समाज सेवियों का समाज हो, चाहे हमारी समाज सेवी संस्थाएं हो, ये सब भूल जाना चाहिए। हम बट गए गिरोह सिस्टम में कि ये छोटा राजन का गिरोह है, ये दाऊद इब्राहिम का गिरोह है। ये किसको चिंता है कि हमारी इस माटी का क्या हो रहा है? किसको चिंता है कि हमारा मास्टर प्लान, हमारा अभी स्मार्ट सिटी का पैसा, इसका क्या हो रहा है? क्या आप बताइए मुझे, स्मार्ट सिटी के नाम पर तुमने इतने गरीबों को परेशान किया, झोपड़े उजाड़ दिए, स्मार्ट सिटी हो गई, स्मार्ट, कहां कुछ दिख रहा क्या भाई? आप लोग तो समाज के दर्पण हैं, आप लोगों को तो सब दिखता है। आप बताइए मुझे, लोग कहते हैं कि जहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती वहां हमारा पत्रकार मित्र जाता है, कभी जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आपने उजाड़ दिया पूरा शहर, गरीबों के निवाले छुड़ा लिए, उनके झोपड़े उजाड़ दिए। कौन स्मार्ट हुआ भाई? हमें तो हमारे बहुत से साथी, हम जब उनको देखते हैं तो बड़े सीधे साधे थे, और अब बहुत स्मार्ट हो गए। तो ये कहां जा रहा है, क्या हो रहा है? और अगर यही हुआ तो क्या होगा? मेरे जैसे लोग भी चिल्लाते हुए चले जाएंगे यार, पढ़िए आप, हम, आप सब, है ना? लेकिन अब वास्तव में बहुत हो गया, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ में है। संस्कारधानी को अगर एक मां के रूप में हम महसूस करें तो उसकी पीड़ा इस समय असहनीय है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी दिशा में बंदर बांट, मिल बांट के खाओ और लूटो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, और मैं इस बात के लिए किसी भी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को चुनौती देता हूं कि मेरी इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और मुझसे बात करें, और नहीं तो सब एक हों, तो संस्कारधानी के लिए लगे, हम और आप ऊंचाइयों पर ले जाएं। वही है पीर पर्वतसी, हो गई है पीर पर्वतसी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जल्दी चाहिए। उसी आग को जलाने की कोशिश है। आप कॉफी लीजिए और ये बताइए कि वो जो तड़प की बात की आपने शहर के प्रति, उसको जगाने के आपकी तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से क्या प्रयास होंगे शहर के प्रति तड़प को जगाने के लिए? मेरी तरफ मैं आपसे बेबाक बात कर रहा हूं कि मेरा वही प्रयास है जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि मेरा क्या प्रयास है। मैं अपने मित्रों के बीच में भी यही कहता हूं, कह रहा बहुत हो गया यार, अब कुछ तो समझा तो करो यार, कुछ तो करो। वो नहीं तो जो मैं अकेला अगर कुछ करना चाहता हूं तो लो आपके माध्यम से मैं बेबाक बोल रहा हूं, सबको ललकार रहा हूं और कह रहा हूं कि इस दिशा में अगर कुछ नहीं किया तो अगर ईमानदार समाज से भी हो और जरा सी भी तरफ चलते हो तो उस बेईमान बुजुर्ग की तरह हो जाओगे आप, जब वो खटिया पे पड़ा होता है जी जी, तो सारी सच्चाइयों की फिल्म चलती है उसके सामने कि उसके अपने जीवन में उसने क्या किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो अपनी औलाद को ईमानदारी से नहीं बता पाता कि बेटा ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा भोग रहे हैं।
ऐसा तुम मत करना। अरे अब तो कह दो यार सब मिलके कि हमारी इस लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। बेटा, आने वाली पीढ़ी के हमारे नौजवान बच्चों, अब आप हम सब मिलके एक बार आगे बढ़े ताकि हमारी संस्कारदानी वही सम्मान पाए, वही ऊंचाई पाए जिसकी परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने की। इसी की हमारी कोशिश। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं, उनका कोई सवाल। माननीय नरेश जी, बड़ी बाकी से आपने अपनी बात यहाँ पे रखी। हम सभी यहाँ पे जबलपुर शहर के विकास पे चर्चा कर रहे हैं। मैं एक रिसर्चर हूँ और दुनिया के तमाम जो विकसित शहरों के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें क्योंकि पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है, टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका है, जबकि उन शहरों के जो संसाधन हैं वो हमारे जबलपुर शहर से बहुत ही कम है। ये संयोग की बात है कि आप जबलपुर के उस ताल के तट पर निवास करते हैं जिसका भी अपना एक वैश्विक महत्व है, हनुमान ताल का। तो ये मंच ये जानना चाहता है कि जबलपुर शहर में जो पर्यटन की भूमिका है, एक करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी ज़मीन पर वो सपना उतर नहीं पाया है। हम उस परिभाषा को बदलना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय नरेश सराफ जी कि पर्यटन की क्या भूमिका जबलपुर में हो सकती है, आपकी सोच क्या है? बहुत पर्यटन को 4 चांद लग सकते हैं। निश्चित रूप से ये संभावनाएं जबलपुर के चारों तरफ दूर दूर तक बिखरी हुई हैं। हम उन स्थलों को जब जानते हैं जब कोई वहां घटना दुर्घटना होती है, तब चर्चा में आता है कि ये फलाना फल है, ये फलाना इलाका, ये तो बहुत खूबसूरत है। पर्यटन के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया समय समय पर आया, लेकिन यही समझने का विषय है कि ये उस दिशा तक पहुंचते पहुंचते यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। और मैं अगर कहूं कि मुझे मालूम है कि पानी कहां ठहरा हुआ होगा, तो आप मुझे बताइए कि पहले की सत्ता ने बहुत करोड़ों दिया। स्वर्गीय निर्मल चंद जी आज दुनिया में नहीं है। वो जब योजना आयोग में थे, जबलपुर के पर्यटन के लिए करोड़ों रुपया लाए। बिल्कुल। क्या हुआ? क्या भेड़ाघाट वो अद्वितीय सौंदर्य पा पाए जिसका वो हकदार है? क्या उसके चारों तरफ नर्मदा फैली हुई एक नहीं अनेक सैकड़ों पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं, विकसित किया जा सकते हैं? वो सारी संभावनाएं हैं, क्यों नहीं हुआ? ये सोचने का विषय है। मैंने पूर्व में भी कहा कि ये आचरण सबको ईमानदारी से बदलना पड़ेगा अगर जबलपुर का हित चाहते हो तो। जबलपुर में पर्यटन की आप जो कह रहे हैं भैया, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। ये आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं विधायक बना, हनुमान ताल पर्यटन में नहीं। ये बड़ी झंझट थी कि ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है कि जेडीए की प्रॉपर्टी है। मैंने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी बहुत जम के, और मैंने पर्यटन से हनुमान ताल में पहले तो उसको मैंने करोड़ों रुपया लगवा के साफ करवाया। आप सब साक्षी हैं, नहीं तो आज मैदान होता। उसमें वोटिंग स्टार्ट करवाई, चारों तरफ लाइटिंग करवाई, चारों तरफ लाइटिंग हुई, लोग में जन बच्चों के आने लगे। बच्चों के लिए वहां जब बच्चों को लेकर लोग निकलते हैं, अब बच्चों को वोटिंग करवाना, ये करना, तो फिर जेब नहीं देखते हैं, 4 पैसा दिलेरी से खर्च करते हैं। मैंने चारों तरफ लोगों से आग्रह किया कि अपने अपने घरों को एक, मैंने उस समय एक निश्चित योजना बनाई। उसका एक मॉडल जेडीए में भी अभी पड़ा होगा, जिसके लिए मैंने संभागीय आयुक्त महोदय से निवेदन किया। और ये योजना कि हर घर से हम 10 रुपया रोज लेंगे, एक निश्चित राशि हम आपको लोन पर देंगे। आपका अपना फ्रंट एलिवेशन जो है उसको थोड़ा सुंदर बना लीजिए, और एक कलर जो भी आपको पसंद आए, सफेद, गुलाबी, पीला, नीला, जो भी आपको समझ में आए आप तय कर लें। अगर चारों तरफ वो एक कलर हो जाए, एक आकर्षण पैदा कर लें, तो घर घर में रोजगार हो जाएगा, लोगों को घूमने का एक माध्यम हो जाएगा। हनुमान ताल जैसा खूबसूरत तालाब, जो एकमात्र व्यवस्थित तालाब है, लोग आने जाने लगेंगे, लगने लगेगा। वहां के लोगों को भी संपत्ति की कीमत बढ़ जाएगी। मैं कि चूंकि मैं वहां रहता हूं इसलिए नहीं, इसलिए कि चारों तरफ वहां विकास के रास्ते निकलेंगे। मैं दुर्भाग्य से हार गया। जो जीता उसने सबसे पहले एक काम किया कि वहां से वोटें अलग करवाई।
गार्डन जो थे उसकी अवस्था, लाइटें फड़वा दी, जिस जो भी परिस्थिति बनी। आपत्ति की मैंने निगम में कि भाई ये किसी की संपत्ति नहीं होती है। आज मैं गया, आप आए, आप मुझसे क्या सहयोग चाहते हैं, और ये संपत्ति आपकी है, शासन का पैसा लगा है, नरेश सर आपके जेब का नहीं लगा है, तो इसको आप संग्रहित कीजिए, संभालिए। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। धीरे से वोट वहां से अलग हो गई, वो कहाँ गई पता नहीं। तो इसी तरह के उपक्रम पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में भेड़ाघाट में बहुत सारे काम हुए, लेकिन कहने में मुझे तकलीफ भी हो रही कि मैं अपने शहर के बारे में ऐसा कह रहा हूं, लेकिन कहना पड़ेगा। खूबसूरत लाइटें लगी, ये हुआ, मालूम पड़ा चोरी चली गई। सब व्यवस्था अच्छी की, मालूम पड़ा वहां जो व्यवस्थाएं थी वो सब वहां से अव्यवस्थित हो गई। तो ये जो मानसिकता है हमारी भी, हम आप सबकी कहिए जो ऐसा कुछ कहीं करते हैं या जो सहयोग नहीं करते हैं, वो सारे के सारे इसके दोषी हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं है। मैं इस पर भी कहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई। ईमानदार इच्छा शक्ति का प्रयास करें तो पर्यटन की दिशा में जबलपुर मध्य प्रदेश में नंबर 1 हो सकता है। इस दिशा में आज भी आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित बढ़ सकते हैं। हमारे साथ नीलेश चौधरी हैं। यहाँ इंडस्ट्री में निवेश आने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि निवेश आने के लिए जो आकर्षक योजनाएं शासन के द्वारा दी जाती हैं, हमारा जो तंत्र है उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो व्यक्तिगत स्वार्थों के पेच डालता है बीच में, जो बाहर से निवेश करने वाले जो लोग आने की संभावनाएं यहाँ तलाशते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि यहाँ हम अपना निवेश भी करें और यहाँ ये हम अपने आप को नुचवाएं भी, ये अधिकारी जो उस तंत्र की व्यवस्था में बैठे हुए हैं, मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि ये ऐसा परेशान कर देते हैं निवेश करने वालों को कि वो जो घोषित योजनाएं हैं वो इतने विकृत रूप में सामने आती हैं कि वो उल्टे पांव वापस चला जाता है निवेश करने वाला कि एक तो हम यहाँ पैसा लगाएं, दूसरा हम यहाँ परेशान हो, और फिर अनेक जो परेशानियां यहाँ जो वातावरण मिलने की हैं। अब देखिए आज यहाँ हवाई सुविधाएं एक निश्चित रूप से एक अच्छा माध्यम है निवेशकों को आने का। ट्रेन सुपर फास्ट यहाँ से चल रही है, चलेंगी और चली है। जो सड़क मार्ग है जो दुर्गति को था काफी सुधरा है और आने वाले समय में सुधरे और रास्ते सुगम हो, ताकि जो भाई देखिए बाहर से जो यहाँ निवेश करने के लिए आता है वो तो ये सोचता है कि हम यहाँ से जाएं, 40 मिनट में वहाँ बैठे अपना पहुँचे, 40 मिनट में काम करें और 1.5 घंटे और 2 घंटे में हम हमारे घर आ जाएं। क्योंकि बड़ा आदमी जो सफल आदमी है, जिसने समय की कीमत की है, समय के साथ चला है, तभी तो कामयाब है। कामयाब व्यक्ति जिसके पास है वही ना निवेश करेगा, और उसको जब वैसे वातावरण नहीं मिलेगा, वो स्थितियां नहीं दिखेंगी जिसके लिए सब जिम्मेदार हैं, हम आप सब भी। पॉलिसी मेकर अधिकारियों का प्रेशर तो पॉलिटिक्स का होता है ना, नहीं होता है। मैंने कहा देखिए उसमें नेता तिवारी जी, हम आप भी जिम्मेदार हैं। मुझसे और बहुत सारा कुछ मत कहलाओ, नहीं तो लोग कहेंगे इसके मुंह पे ढक्कन ही नहीं है यार, कुछ तो ही बोलता है। हमारे साथ प्रवीण मिश्रा है, उनका राकेश मिश्रा ने लेकिन जिस अंदाज में आपने बात रखी, विचार मंच की सराहना, इस अंदाज में अब तक किसी ने नहीं बोला। हम चाहते हैं कि मुंह में ढक्कन ना रहे, और हम चाहते हैं कि मुंह में ढक्कन ना रहे आप, वरना एक जो एक अलग दिख रही है वो भी मुश्किल दिखेगी। तो मेरा सवाल लगातार बोलते रहे आप, आवाज उठाते रहिए। ईमानदार तड़प की भी बात की आपने, और बकायदा कमाल के साथ की, जैसे कि आपने बताया अपने कार्यकाल में किस तरीके से 2000 करोड़ का वो आया यहाँ पर, जो जरूर होना चाहिए था शहर का। तो इस मंच की एक खूबसूरती है कि यहाँ अगर विभाग आप जैसा व्यक्ति बोले तो शायद वो उस तरीके के मुझे एक्सपोज हो सके। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वो कौन अधिकारी है, कौन नेता है जो शहर के मुजरिम है। जैसे हम आप लोगों के सजा तो नहीं दिला सकते, समाज के सामने एक्सपोज कर सकते। हम तो ऐसे ही हैं यार, ऐसे ही जीते आए हैं और ऐसे ही जिएंगे।
अब 66 साल की आयु में क्या बोलना बंद करेंगे? अब तो ढक्कन चाहे भी तो नहीं लग सकता। अब वो मॉडल अलग से बनाना पड़ेगा जिसका ढक्कन बनवाना पड़ेगा। अब वो देखिए क्या है, आपने जो कहा कि ये कौन अधिकारी और कौन वो लोग हैं, ये सब जानते हैं कि ये जो रास्ता यहां से वहां तक जाता है, यहां का चौकीदार कौन है। आप मुझे बतलाइए, यहीं से शुरू करते हैं। एक क्षेत्र के अंदर, किसी भी एक क्षेत्र के अंदर अनाधिकृत कब्जा होता है, अनाधिकृत भवन निर्माण हो जाता है, अनाधिकृत मार्केट बन जाते हैं, उस क्षेत्र में सुपरवाइजर होता है, वार्ड सुपरवाइजर होता है, एरिया सुपरवाइजर होता है, इंजीनियर होता है, प्रभारी। ये क्या करते हैं? अगर दंडित करना है तो यहां से शुरू हो जाओ, शुरुआत से। क्यों हुआ? पटवारी ने क्यों गड़बड़ किया, आरआई ने क्यों गड़बड़ किया? बाद में ये किंतु परंतु नहीं, गड़बड़ हुआ तो ये कोई हिस्सेदार नहीं है उसमें। अगर लाडगंज वार्ड के अंदर अगर अनाधिकृत बिल्डिंग तन गई, नाले पर बिल्डिंग खड़ी हो गई, सबसे पहले वहां के जो इंचार्ज हैं वो इस योग्य नहीं है कि वो शासन की सेवा कर सके, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ऊपर आइए और ऊपर आइए, सब सामने जिम्मेदार व्यक्ति हर जगह बिठाला गया है, हर वर्ग, हर क्षेत्र में बिठाला गया, हर सेक्टर में बिठाला गया, हर विभाग में बिठाला गया कि ये ई है, ये ई है, ये ऐसी है, ये है, ये ऐसे। हर नगर निगम में वार्ड सुपरवाइजर, सफाई कर्मचारी से लेके सब बैठा हुआ है ना। करोड़ों की योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं, नगर के कल्याण की योजनाएं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कुंडली मारकर बैठे, क्रियान्वित नहीं कर रहे, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, काम शुरू नहीं करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बदलेंगे कैसे जिम्मेदारी? ये बदलेंगे ऐसे कि जब हम बदलेंगे तुम बदलोगे, और ये ऐसे ही बोलोगे जैसे अभी बोल रहे हैं हम और आप। और चोर को चोर कहने की साहस करेंगे। ये नहीं कि हवलदार आ गया तो, ऐसा नहीं, वो भी हमारा भाई है, लेकिन अगर गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं कि गलत है पर चलत है, ऐसा नहीं। वो तो खुल के ठोकोगे तो ही बात बनेगी, और नहीं तो खत गया यार, पूरा सिस्टम खत गया। तो ये प्लान आपके जो आगे आप एक उदाहरण दूं मैं आपको, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, राजनीतिक उच्च पदों पर बैठे हुए लोग जब एक वार्ड सुपरवाइजर से हिस्सेदारी करेंगे तो क्या बात करते हो यार? किस बात की कल्पना कर रहे हो भैया? तिवारी जी बताइए मुझे। ठीक है। अरे अच्छा, बड़ी दिक्कत ये है कि जो बोले वो फिर ऐसा गंधाता है कि इसको किनारे कर दो, बाकी सब राइट है। जैसे होता ना कि लंगड़े लूले अंधेरे बहरे जब रेस में आते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन परिपक्व है, इसको टांग तोड़ दो, ट्रैक के बाहर कर दो, ढकेल लो, बाद में अपन मिल बांट के हिसाब कर लेंगे। यही चल रहा है। ये विचार में बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? विचार में बदलाव जब आएगा, आप अंतर्मन में जब झांकेंगे, परमपिता परमेश्वर नाम का जो भी कुछ है वो आपके अंदर है। आज तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि डकैती करो, चोरी करो, हत्याएं करवा दो, लूट कर लो, सब कुछ ठीक है, भंडारा करवा दो, गणेश जी का जलूस में, दुर्गा उत्सव में भंडारा करवा दो, यही ना हो रहा है। गली गली कुछ भंडारे हो रहे हैं, बड़ा धर्म का बोलवाला है। उन्होंने कहा भैया हम भगवान के नाम से 2% निकालते हैं। अरे भाई ये सोचो जरा कि तुम कर क्या रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? तुम्हारे अपनी शहर के साथ, तुम्हारी अपनी माटी के साथ। ये जो सांस्कृतिक शहर माना जाता है, हर चीज को तोड़ मरोड़ के, मास्टर प्लान हो तो तोड़ दो मरोड़ दो अपने हिसाब से, सांस्कृतिक विधाएं हो तो उसको तोड़ दो मरोड़ दो अपने हिसाब से। बदलते दौर में मीडिया पर भी तोहमत लग रही है। हम लोगों का ये कि अलग प्रयास हम लोगों ने अपने स्तर पर जो बन सका किया, आपका अपने स्तर पर तो भी आप भी सक्षम हैं। कमलनाथ जी का प्रदेश में बड़े दिग्गज नेता, कोई एक ऐसा प्रयास जिसमें हम लोग आपका सहयोग कर सके और कुछ नई एक दिशा निकल सके शहर के लिए, समाज। आपने कदम उठाया है, मेरे जैसे
बददिमाग बदअक्ल लोग आपके साथ निश्चित रूप से जुड़ते जाएंगे। आपको अपना जो है आपका जो प्रयास है इसको और ज़्यादा ठोस तरीके से लेना चाहिए और हम और आप सब मिलकर वो काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जिसकी तड़प मुझे है, जिसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इस बात की भी चिंता नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर साथी हैं, हमारे जो मैंने कहा कि स्वास्थ्य का यहाँ हब बनना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो हो रहा है कि लोग ये कहते हैं कि भैया ये स्लॉटर हाउस हो गए, ये नर्सिंग होम नहीं है। मैंने पूरे जबलपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तिवारी जी एक आंदोलन चलाया था, है ना, पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ उसके बाद, पहले और ना उसके बाद। क्या मुझे नहीं बीमारी हो सकती यार? क्या मैं नहीं पहुंच सकता कहीं? ईश्वर ना करे कहीं तो मेरे साथ ये गति कर दें कोई। वैसे ऐसे होते नहीं हमारे डॉक्टर भाई, लेकिन अस्पतालों में ऐसा चल तो रहा है। अब ये कोरोना, लोग मर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा भैया सीजन चल रहा है, तो अब ये भी हम हैं, वो भी हम हैं, सब हम ही हम तो हैं यार। तो सोच में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, और जब तक हम एक निश्चित सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे, ना उनका सम्मान सुरक्षित है। समाज का दर्पण कहलाते हैं हमारे मीडिया के साथी, है ना? अब दर्पण क्या बोल रहा है? हम एक बार प्रदर्शनी में गए थे बचपन में, मुझे याद है, एक हंसी घर, 4 आने की टिकट ली, अंदर गया, आईने ही आईने लगे थे, लेकिन छोटा आदमी लंबा दिख रहा है, कहीं उसका सिर गोल हो रहा है, कहीं उसकी नाक लंबी दिख रही है, कहीं वो फैला हुआ दिख रहा है। ये दर्पण का दायित्व नहीं है, ये उसका चरित्र नहीं है, ये उसका प्राकृतिक चरित्र नहीं है जो कुदरत ने उसको दिया है, लेकिन वो हंसी घर है। तो मीडिया को बचना चाहिए। यहाँ जो दर्पण है आप जो है वही देखेंगे। नहीं, मैं आपके साथ इतनी बेबाक बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं गंजा हूं तो गंजा ही दिख रहा हूं। इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं मैं ये बदजुबानी कर रहा हूं तो आप, मुझे मालूम है कि यही दिख रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कुछ लोग दिखाने के पहले और उसके बाद फिर भैया क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, निश्चित तो निर्धारित करते हैं। हमारे ऐसे भी मित्र, आप तो मुझे दिखा रहे हैं डायरेक्ट, ऐसे भी मित्र हैं पत्रकार जो नरेश साहब की फोटो अगर आ रही है तो इसको दबाओ यार, कैसे दबाना है? ये दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटा सा कैमरा लेके हमारा मित्र परिश्रम दिन रात करता था। बहुत तरक्की हो गई देश में, अब 4 लाइन की बात है। एक सवाल जनता के बीच से आया कि गोविंदगंज में तमराई स्कूल में आपने कोई कॉलेज खुलवाया था अपने कार्यकाल में, उसके कुछ पंडित क्या है? मैंने अपने कार्यकाल में, मेरी एक तड़प थी कि ये जो मजदूरों का इलाका है, ये जो मध्यम वर्गीय लोगों का इलाका है, जिनके बेटे, जिनकी बेटियां खास रूप से रिक्शे में कॉलेजों में जाती हैं, 500-500, 700 रुपया देती हैं, सम्मान भी सुरक्षित नहीं है, क्यों ना एक इनकी पहुंच के अंदर कॉलेज खोला जाए, जहां हमारी बेटियां गरीब हैं। तो भोज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज मिलाया था, और मैंने गोविंदगंज में नहीं, तमरहाई में उसकी बिल्डिंग भी बनाई, और तत्काल 10 कंप्यूटर भी मैंने अपने विधायक मुझसे दिए, वहां से स्टाफ लाया, कॉलेज को प्रारंभ किया मैंने, कि हमारी बेटियां जो घर से निकलने में मध्यम वर्गीय लोगों में, छोटे हमारे मजदूर वर्ग में ये होता है, अरे बेटी को बाहर नहीं जाने देना, तुम एडमिशन ले लो, घर में पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ आके कॉलेज में उसको हल करो, एग्ज़ाम दे दो, डिग्रियां जैसा भोज यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो आपके साथ होगा, बच्चियां इसी बहाने पढ़ जाएंगी। जो मेहनत कश लोग हैं वो पार्ट टाइम में अपने घरों में पढ़ लेंगे, एडमिशन उसका होगा। मेरा एक ऐसा एक सोच था कि मैं ये कर पाऊंगा, मैंने ये किया, मूर्त रूप में वहाँ मैंने लाया भी उसको, एडमिशन भी उस समय मैंने 10-12 करवाए हुए, उस समय गति पकड़ रहा था वो काम। शायद इस क्षेत्र के व्यापारी लोगों के बेटियां, मजदूरों की बेटियां
और नीचे वर्ग के लोगों की बेटियां पढ़ पाती, उन्हें सुविधा मिल पाती, उनका सम्मान भी सुरक्षित हो पाता। तमराई स्कूल में जहां मैंने खुलवाया था उस तरफ चहुओर विकास भी हो सकता था, क्योंकि जब वहां एक यूनिट इतनी बड़ी जाएगी तो वहां पर बहुत से व्यवसाय भी आएंगे। ये भी मेरा नजरिया था, लेकिन भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। मैं विधायक रहा नहीं, पश्चात उसके 4 महीने बाद 6 महीने बाद, और जब मैंने देखा तो पहले तो भोज यूनिवर्सिटी का वहां से विद्यालय का बोर्ड अलग हुआ, कंप्यूटर कहाँ गए जानने का प्रयास किया, मालूम नहीं पड़ा। स्टाफ कहाँ गया, आपत्ति की, जवाब नहीं मिला। बाद में मुझे तपासने पर, मुझे शोध कार्य करने पर मालूम पड़ा कि वो पुल नंबर 4 के उस तरफ गली में किसी एक व्यक्ति के यहाँ किराए से एक कमरे में है। तो ये जो काम मैंने तो कल्याण की दृष्टि से सोचा था, लेकिन ये जो एक बहुत नीचे स्तर का सोच है, ये नगर के विकास के लिए भी घातक है। आपने जो काम किया अच्छा किया, हम आए, हमारा कर्तव्य है कि आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि नाम मिटा दें कि यार ये तो भैया का नाम लेगा यार, अरे भैया कोई काला का हुआ खा के आए यार, किसी के नाम की बखौती है किया, विधायकी की सांसदी, ये तो जनता है, ये तो जनता का राज है, ये तो साम्राज्य जनतंत्र है। सबसे बड़ी राजा इस देश की तो ये जो एक एक व्यक्ति वोट डालता वो है। इसके कल्याण के विषय को आप रोंदने वाले, धुंध में फेंक देने वाले कौन होते हैं? आज वो भोज यूनिवर्सिटी का कहाँ है कॉलेज? पीएसएम के कॉर्नर पर बोर्ड लगा दिखा था, मैंने मालूम किया तो मालूम पड़ा कि नहीं भैया अब यहां से भी अलग हो गया। तो मुझे मालूम नहीं है, आपने पूछा, आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एक संदेश ये जाए कि जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक दल का हो भाई, जनता के कल्याण की विषय वस्तु को, काम को गति देना हमारा काम है, दुर्गति में ढकेल देना हमारा कर्तव्य नहीं। की चर्चा में एक बात निकल के आई थी, राजनेताओं के आपसी गंध के कारण भी गर्त में जा रहा है, कैसे बीच में आती है राजनेताओं की आपसी गंध की जो शहर विकास में बाधा बन रही है। अगर ये दुनिया पूछेगी कि तुझ में क्या बुराई है, उठाकर साफ आईना दिखा दूंगा जमाना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब हम और आप आपस में पेट के संबंध स्थापित करेंगे तो क्या आप हमारी खामी और हम आपकी खामी के बारे में बखान कर पाएंगे? सारे मुद्दों पर बात हो रही है, नगरीय चुनाव आ रहा है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, क्या रहेगी, क्या लगता है? क्योंकि आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जब उसी तारतम्य में विकास का एक बड़ा पहलू हो सकता है नगर सत्ता। गुजरे कल से चूंकि मैं प्रदेश की बॉडी में हूँ और सौभाग्य है मुझे माननीय कमलनाथ जी के सानिध्य में वहीं बैठने का अवसर मिलता है, मेरा ऑफिस है, उनके मार्गदर्शन में काम करना। गुजरे कल से बहुत सारी परिस्थितियों पर चिंतन होने के पश्चात बहुत कुछ निकला है जो हमने आत्मसात किया है, जिसे आगे की लड़ाई में हम क्रियान्वित कर पाएं, इस दिशा में हमारे उपक्रम है। हमारे संगठन के, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय कमलनाथ जी का दिशा दर्शन है कि ये जो हुआ अब ना हो पाए, वो किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, ये फिर कभी देखेंगे। लेकिन वर्तमान में हम व्यवस्थाओं में एक अच्छे कल के लिए कैसा उपक्रम कर सकते हैं, कांग्रेस को और शक्तिशाली रूप में जनता के बीच में और आकर्षण पैदा करते हुए विश्वास पैदा हो, जिस रूप में हम जाने जाते थे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले लोग, आज हम जो जिस स्थितियों में हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है और चिंतन हम कर रहे हैं। और ये जो आने वाला विषय अभी जो चुनाव आपने कहा, बहुत अच्छे प्रत्याशी आएंगे। और ये बात अब आप जो एक कहते हैं कि यार इनका आदमी उनका आदमी, इन सारी सीमाओं से हटके जो वास्तव में समर्पित कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करते हैं, जो जनता के दर्द में समाहित होते हैं, जो उनके दर्द को समेटकर हल देने का प्रयास करते हैं, वो ऐसे प्रत्याशी हों, ऐसा हमारा प्रयास है और प्रयास चल रहा है।
और रिजल्ट भी सामने अच्छा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आज नगर में हैं, क्या आप कह सकते हैं विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं? कोई बात आप हम लोग तो आमना सामना। देखिए, मैंने तो शिवराज जी की सरकार को पहले भी भोपाल में इस बात को कहा था कि अली बाबा 40 करोड़ की सरकार है। मैं आज भी उस बात पर अटल हूं और केवल बातों का जमा खर्च, केवल दंत खटाखट और बोलने की मास्टरी अगर किसी को लेना हो, अगर कोई डॉक्टरी करना हो, अगर डॉक्टरेट लेना हो बोलने के लफाजी के बारे में, तो इनसे बात इनके सानिध्य में जा सकता है। वैसे मेरा अपना धारणा है कि जितनी घोषणाएं नगर के औद्योगिक विकास से लेकर अन्य विकासों के संदर्भ में पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने की है, वो सारी की सारी थोती है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सब हौसला ही शून्य है। आज क्या करके जाएंगे वो तो सामने आएगा, लेकिन कल क्या दिखाई देगा, जो आज दिख रहा है मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही दिखाई देगा। एक सवाल है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है। क्या कारण आप मानते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर संघर्ष की कमी आई है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, जो स्वाभाविक घोषित नियमों से, घोषित घोषणाओं से, आदर्शों से हटकर है। कहीं कुछ अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उससे क्षति होती है। कांग्रेस कांग्रेस है, कांग्रेस निश्चित रूप से एक बहुत ऊंचे आदर्श का नाम है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कहीं कोई अगर किन्हीं क्षेत्रों में हमारे वर्किंग हैंड्स जो हैं, हमारे कहीं कोई चूक होती है तो निश्चित रूप से जनता जितना प्यार करती है उतनी निष्ठुरता से फिर कान भी खींचती है। खींची है जनता ने, हमने हाथ जोड़े हैं, गलती में सुधार करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो कमी है वो दूर होगी। कॉफी हाउस विचार मंच के विशेष कार्यक्रम में चर्चा चौकसा में हमारे साथ थे कांग्रेस के पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश सराफ जी। अब तक के जितने कार्यक्रम में हमारे जो राजनेता आए, जो लोग आए, उतनी बेबाकी से बात किसी ने नहीं रखी। जो दर्द शहर का, जो विकास के मुद्दे, कैसा शहर होना चाहिए, ये बात उन्होंने रखी है। तो उनके अंदर की पीड़ा को, और चूंकि एक मन में ललक तो है कि शहर अपना पहुँचे, ऊंचाइयों को छुए। अमीर के जलवास का एक शेर याद आ रहा है कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था, जलना पड़ा मुझे। तो एक बार फिर हम अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ शहर के मुद्दों पर बात करेंगे। अभी 2 मिनट और हम सराफ जी का चाहते हैं, जो हमारी परंपरा है। स्वागत है। आइए शर्मा जी, आइए, एक खड़े हो, स्वागत। अरे शर्मा जी, आइए नीलेश जी। मेरा सौभाग्य है कि ये बात करने का मौका आप जैसे युवाओं के साथ ये मेरा सौभाग्य है। मन भी बड़ा हल्का हुआ। राकेश मिश्रा, डिजिटल। आओ राकेश, अरे आओ, आइए सर, ये रखिए। बहुत सब लोगों का सौभाग्य, एक लंबी राजनीतिक पारी आप खेल रहे हैं। 40 साल ठीक है, अब तो नहीं आ रहा। हाँ आ जाएंगे, लगातार खींच लेंगे। और राकेश सर जी, आप सौभाग्य आप लोग, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आइए बस एक तस्वीर और हो जाए। लक्ष्मीकांत जी, सबसे अच्छी बात ये कि आप लोगों के बीच में एकदम, हाँ सराठे जी, ये नहीं समझ में आता कि हम पत्रकार मित्रों के साथ हैं, ये लगता है कि परिवार में। बिल्कुल वो कोशिश है हम लोगों की, आप भी कर रहे संघर्ष। हाँ आ जाओ ना, आप आओ ना, आइए। हमको रहेंगे, आओ भैया, हाथ लगाओ, हाथ लगाने पर बोलिएगा ना, ठीक है।
अरे आइए आइए एक फोटो आओ ना, बहुत छोटी है, आओ एक फोटो ठीक है, रुक जाना भी, रुक जाना। कॉफी हाउस विचार मंच पर अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री और हमारे यहाँ से पूर्व विधायक नरेश शर्मा के जबलपुर शहर के विकास को लेकर चिंतन। उन्होंने कहा कि हमें अपनी माटी के प्रति तड़प जगानी होगी और चोर चोर मौसेरे भाई के संबंधों से बाहर निकलना पड़ेगा, तब कहीं जाके जबलपुर के विकास की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अगले शनिवार फिर किसी शख्सियत से हम रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।